चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों, संस्कृति और विज्ञान। तो संस्कृति और विज्ञान चैप्टर नंबर 10 है। आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस भाषा का एक रूपी मगधी या मगही है। तो किस भाषा का एक रूप मगधी या मगही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों प्राकृत। प्राकृत ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा प्राकृत। आइए देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राकृत भाषा का एक रूप मगही या मागधी है। मागधी या मगही भाषा भारत के पूर्व मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। मगधी भाषा से ही भोजपुरी, मैथिली, आंगिका आदि भाषा निकला गया है। मगधी भाषा मौर्य दरबार में आधिकारिक भाषा थी। इससे 1961 की जनगणना में मागधी को हिंदी के तहत कानूनी रूप से अवशोषित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा ब्राह्मणी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक भारत की लिपियों जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ब्राह्मणी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेख में हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है। तो मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में इसमें कौन सा कथन सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि यह तमिल में लिखा गया है, जो कि सही है। बी में कहा जाए यह सतनार नामक कवि के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटियों की कहानी है, तो ये भी सही है। डी में कहा जाए यह लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये जो कि क्या है गलत है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर होगा, जबकि डी इसमें क्या है गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ए बी सी इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मणिमेखलाई जो कि ये तमिल भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, इसकी रचना मदुरै में सतनार नामक कवि के द्वारा किया गया था। इस महाकाव्य की रचना शिल्पदिकारम के पश्चात की गई थी। शिल्पदिकारम की कहानी जहां से समाप्त होती है, वहीं से मणिमेखलाई की कहानी प्रारंभ होती है। इस महाकाव्य में कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा मदुरई में। मदुरई में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा मदुरई में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलन में की गई थी। संगम तमिल जो कि कवियों का एक सम्मेलन था, जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के अंतर्गत 3 राजवंशों का उल्लेख किया गया है, इसमें चेर, चोल, पांड्य हैं। संगम काल में 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, जो कि इसमें कौन-कौन से हैं? पहला है, इसमें दिया गया है सम्मेलन स्थान और अध्यक्ष दिया गया है। प्रथम सम्मेलन मदुरै में हुआ था, जो कि ऋषि अगस्त्य और अमात्यार थे। दूसरा है कपाटपुरम में हुआ था, अगस्त और तोल्कापियार थे इसके। फिर तृतीय है मदुरै, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? नकनीर थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, जो कि क्या है सही है। दूसरा है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था, ये भी सही है। सिम कहा जा रहा है कि कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशंसकों ने इसे पसंद किया, ये जो कि क्या है गलत है। तो ए और बी इसमें दोनों सही है, पहला और दूसरा इसमें सही है, जबकि तीसरा वाला क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभर करके सामने आया। कथक को मुगल सम्राट एवं अभिजात वर्ग अत्यधिक पसंद करते थे, अतः फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों क्या था सही था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश में प्राचीन शैल चित्र
कला मिलती है, तो डैश में प्राचीन शैल चित्रकला ये मिलती है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में शैल चित्रकला के अवशेष मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडू मदाहा से अनेक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इन्होंने चट्टानों पर बनाया गया है। यह चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस चित्रकला का विषय आखेटक तथा पशु पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पितरा ड्यूरा क्या था? पितरा ड्यूरा ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा, ये भवनों को सजाने की शैली है पितरा ड्यूरा। पितरा ड्यूरा ये जो कि भवनों को सजाने की शैली है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पितरा ड्यूरा जो कि भवनों को सजाने की एक शैली थी, इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से जाना जाता था, जो पत्थरों पर नक्काशी करने से संबंधित था। तब भारत में पितरा ड्यूरा का प्रथम प्रयोग इदमातुद्दौला के मकबरे में किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। ये जो कि क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन हस्तलिपियां प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, जो जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उसे काल को वे मुख्य स्रोत होती हैं। प्राचीन हस्तलिपियां ताड़पत्रों के अलावा पत्थर और धातुओं पर भी उकेरी गई थी, जिसका प्रमाण हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन के लेखों से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में और दिया गया है कि अतः प्राचीन लिपियां पहले हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, जो कि ये क्या है गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये जाना जाता है सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में। सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसके एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में आरंभिक मानव पर समझने के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है, जो कि सॉरी मध्य पाषाण काल 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक से संबंधित है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। वह प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको इसमें निम्नलिखित का मिलान कराना है। काल रूप दिया गया है और नियमावली दिया गया है। इसमें मिलान कराना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि कला की वह तकनीकी जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो कला की वह तकनीकी जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो ये क्या है? तैल चित्रकला। तैल चित्रकला। तैल चित्रकला, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ए का इसमें कौन सा सही है? चौथा सही है, ए का चौथा। फिर उसके बाद आता है बी में कहा जा रहा है कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है। तो इसमें नैनाभिराम। नैनाभिराम ये जो कि इसका कौन सा सही? नैनाभिराम ये पहला सही है, तो दूसरे का इसमें पहला सही है। फिर उसके बाद आता है कि भारत में यूरोपियों को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दौब दर्शाती चित्रकला कौन सी है? तो इसका है रूप चित्रकला। रूप चित्रकला, तो इसका दूसरा सही है। तीसरे का इसमें दूसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है चौथा है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला कौन सी है? तो ये इतिहास चित्रकला के अंतर्गत आता है, तो तीसरा सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का इसमें तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, ये तैल
चित्रकला है, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, तो ये नैनाभिराम है, नैनाभिराम चित्रकला है। फिर उसके बाद आता है भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब दर्शाती चित्रकला, ये रूप चित्रण है। फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला इतिहास चित्रकला कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी, ये किस पर लिखा गया था? तो ये ताड़पत्रों पर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ताड़पत्रों पर। फिर उसके बाद आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्रों के बाद भोजपत्र, फिर उसके बाद ताम्रपत्र और सुवर्ण पत्र आदि का प्रयोग किया गया था। पांडुलिपियां माइक्रोस्क्रिप्ट उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखी गई हो। इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ आदि नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ये किस सामग्री से प्राप्त किया गया है? तो ये पौधों और खनिज के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्र के चमक आज भी 1000 से अधिक वर्षों बीतने के बाद भी वैसी बनी गई। यह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंत से चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में लिखी थी। ये कौन सी भाषा में लिखे थे? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा में। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया है। यह सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्त के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा कबीरदास का। कबीरदास का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कबीरदास। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1494 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर 15वीं सदी भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। संत कबीर भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी मुख्य कृति है कि बीजक साखी शबद रामायणी, इनकी क्या है? मुख्य कृतक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्ण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो उस पे यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, यूनानी भाषा का। रोसेटा मिस्र में उत्तरी तट पर एक शहर है जहां से एक उत्कीर्ण पत्थर प्राप्त हुआ है। उसमें 3 अलग-अलग भाषाओं का शिलालेख मिलते हैं, जिसमें ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा और प्राचीन मिस्र दोनों भाषाएं शामिल है। रोसेटा एक विशेष दुर्घटना का काला पत्थर का टुकड़ा है जो 196 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 2200 वर्ष पुराना है। यह शिलालेख प्राचीन मिस्र सभ्यता से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है? तो सूरदास के द्वारा कौन सी रचना जो कि संकलित नहीं है? तो यह है साहित्य रत्ना। साहित्य रत्ना ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, साहित्य रत्ना। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि साहित्य रत्न जो कि सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, यह तीनों सूरदास द्वारा संकलित। सूरदास हिंदी के भक्त काल के महान कवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य उपासक और ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जो कि हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पेरिया पूर्णम।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी तमिल कृति पेरिया पुराणम में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना एंग्लो आदिकल के द्वारा किया गया था। वैलयापति संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मणिमेकलई 30 छंदों का महाकाव्य है। इसकी रचना चितलाई चतनार के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखाने पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कटाई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णित किया गया है। अर्थशास्त्र जो कि राजा के कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य के इन्होंने विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। किसको? कौटिल्य को। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और लेखक दिए गए हैं। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त है। राजतरंगिणी के कल्हण है। अर्थशास्त्र के चाणक्य है। अष्टाध्यायी के पाणिनि है। कुमार संभव के कालिदास है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो केरल और लद्दाख। केरल और लद्दाख ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केरल और लद्दाख। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि केरल और लद्दाख यह दो प्रमुख क्षेत्र है जहां अतीत में आए अरबी और चीनी के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इसका इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरब एवं यहूदी व्यापारी केरल ही आए थे। चीनी के व्यापारी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और इन्हें चीना वाला कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा रजिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रजिया के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। मिनहाजुस सिराज जो कि इतिहासकार का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसे अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसीलिए खुद वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने स्त्री पुरुषत्व तुलना किताब लिखी है? तो स्त्री पुरुष तुलना किताब किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा ताराबाई सिंधे के द्वारा। ताराबाई सिंधे के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ताराबाई सिंधे के द्वारा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। स्त्री पुरुष तुलना ये ताराबाई सिंधे का है। स्त्री धर्म नीति ये रमाबाई का है। अमीर जीबोन ये जो कि रास सुंदरी देवी का है। सुल्तान का स्वप्न ये रुकैया सखबात हुसैन का है। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो कि अरुंधति राय का है। और फास्टिंग्स फास्टिंग्स ये जो कि अनीता देसाई का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया गया है कि सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? तो सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा रुकैया सखावत हुसैन। तो रुकैया
सखावत हुसैन है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुस्तक दिए गए हैं और कुछ संबंधित लेख क्या दिया गया है। सुल्तान का स्वप्न ये जो कि रुकैया सखावत हुसैन है। दिल की दुनिया ये इस्मत चुगताई है। फिर उसके बाद प्लेस कॉल्ड होम के कौन है? तो प्रीति सेनायन है। और द टाइगर ऑफ द्रास के मीना नैयर है। और अनफील्ड बैरल के ऋचा मिश्रा हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें दिया गया है सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे भरतनाट्यम मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कथकली, कथकली ये केरल से संबंधित है। फिर उसके बाद यक्षगणम, यक्षगणम ये कर्नाटक से संबंधित है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। तो ए का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का इसमें ए वाला सही है। तो चौथे का ए वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भरतनाट्यम जो कि ये तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से, यक्षगढ़ गढ़म ये जो कि कर्नाटक से और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से सही है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क के नाम अगस्त 2022 में रखा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इसमें देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित है। ये किस महाकाव्य में कहा गया है? तो ये महाकाव्य में है। महाकाव्य में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। महाकाव्य इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाकाव्य सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इसमें देवताओं से संबंधित कहानियां और कथाएं सम्मिलित हैं। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का संपूर्ण चरित्र व्यापक रूप से किया जाता है। महाकाव्य की रचना में प्रसिद्ध इतिहास कथाएं शामिल होती हैं। इसमें इसका नायक उदंत एवं महाचरित्र धारण करने वाला व्यक्ति होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है अमार जीबारी एक के अनुभव का वितरण करती हुई एक आत्मकथा है। ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 26 किसमें राइट आंसर होगा? गृहिणी का है। गृहिणी क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गृहिणी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रास सुंदरी देवी 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीबारी ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखी पढ़ी है तो दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है, तो इसके बावजूद उन्हें अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुपा करके लिखना पढ़ना सीखा। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया तथा स्वयं अपने लेख से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर मिला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा मलयालम। मलयालम ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मलयालम। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मलयालम भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप में सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। मलयालम भाषा दक्षिण भारत की एक प्रमुख भाषा है जो मुख्यतः केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपी के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य में एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यहाँ के शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। भाषा जो कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। फिर उसके बाद आता है ये जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना ये इंग्लो के द्वारा किया गया था। इंग्लो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इंग्लो।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना करने का श्रेय इंग्लो को आदिगल को दिया जाता है। इंग्लो एक चेर राजकुमार है, जैन भिक्षु और कवियों थे। शिल्पदिकारम 5730 पंक्तियों की एक कविता है। इस महाकाव्य में एक साधारण युगल कनंगी और उसके पिता कोवलन की एक दुखद प्रेम कहानी है। इसमें तमिल में 5 महाकाव्य हैं जो कि इसमें शिल्पदिकारम है, मजी कलाई है, शिवा चिंतामणि है, वैलेयापति है और कुंतल काशी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? तो भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? तो ये पहुंचा था लद्दाख से। लद्दाख से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लद्दाख। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत के लद्दाख क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। बौद्ध धर्म के दो रूपों का अभ्यास लद्दाख महायान और वज्रयान के रूप में किया जाता है और इनके 4 प्रमुख संप्रदाय यांगमा, कगदूद, शाक्य और गोलुक हैं। लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ इलाके में अनगिनत मठ आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में। अवधी भाषा में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तुलसीदास की रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में 16वीं सदी के रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इससे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें दिया गया है कथन ए में कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। इन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो कि ये क्या है, सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि दांतों के जबड़ों और उपास्थियों को संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, ए और बी, इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम वैद्य ने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या बताई थी। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अल हिंद किताब को किसने लिखा है? तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल हिंद, अल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अल हिंद, इसे हम लोग किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। अल हिंद किताब को अरबी भाषा में अलबरूनी ने लिखा है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, कानून, मापन, विधियों विधियों मूर्तिकला, सामाजिक जीवन आदि के विषय में आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पदिकारम के विषय में सही है? तो शिल्पदिकारम के विषय में इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें दिया गया है कि यह एंग्लो के द्वारा रचित है, जो कि सही है। यह तमिल भाषा में रचित है, ये भी सही है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानियां हैं, जो कि गलत है। इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी, तो ये भी गलत है। इसमें ए और बी सही है, जबकि सी डी इसमें क्या है, गलत है। तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शिल्प दिकारम के विषय में सही जानकारी यह इंग्लो के द्वारा रचित है। यह तमिल भाषा में है। शिल्प दिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चेर वंश के शासक सेन गुट्टवन के भाई इंग्लो आदिगल ने किया था। लगभग ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में की थी। इस महाकाव्य के नायक कोवलन और नायिका कडंगी है, जो कि इस महाकाव्य में कवि ने तत्कालीन तमिल समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ समाज में प्रचलित नृत्य, व्यवसाय आदि का भी परिचय दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है
कि प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये बनाए जाते थे पात्र पे, जो कि गलत है। ताड़ पात्र पे सही है, कागज पे ये भी सही है, लकड़ी का तख्ती ये भी सही है। तो बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में है, बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन लघु चित्रकला मूल रूप से ताड़ के पत्तों पर थे और बाद में कागज पर काम किया गया था तथा लकड़ी की तख्ती पर काम किया गया था। 9वीं से 12वीं शताब्दी में बनाई गई लघु चित्रकला की पूर्व पाठशाला महायान बौद्ध देवताओं का चित्रित करती है। लघु चित्रकला आश्चर्यजनक हस्त निर्मित पेंटिंग है जो कि काफी रंगीन है लेकिन आकार में छोटा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा वाणिज्यिक समझौते से, जो कि सही है। राजनीतिक समझौते ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के पीछे वाणिज्यिक समझौते तथा राजनीतिक समझौते हैं, क्योंकि ईसा पूर्व के चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव पड़ता बढ़ता गया होगा और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी की भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव से अधिक प्रबल हो गए। चीनी यात्री वेनसांग ने पाया कि बंगाल के सर्वत्र संस्कृत के संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता रहा था, क्योंकि बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है। तो बंगाली ये जो कि संस्कृत से निकली हुई भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया है कि शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर को अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। आइए देखते हैं इसमें। इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित है। शिक्षा का जो आदान प्रदान है अव्यवस्थित है, जो कि ये क्या है? गलत है। प्रणाली लचीली है, ये सही है। प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल है, तो ये भी सही है। शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते थे, ये इसमें गलत है। तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तत्कालीन शैक्षिक प्रणाली लचीली थी और प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल थी। इस प्रकार बी और सी इसमें सत्य है। तत्कालीन शिक्षा का स्तर ऊंचा, समावेशी और व्यवसायी था। चूंकि शिक्षा मौखिक थी, इससे स्पष्ट है कि शैक्षिक स्तर ऊंचा था और समावेशी शिक्षा का होना इस कथन से पुष्टि है कि छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। तो भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे, तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, जो कि ये क्या है? सही है। फिर बी में कहा जा रहा है केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे, ये गलत है। फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था, ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है कि विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था, ये इसमें गलत है। तो ए और सी इसका राइट आंसर होगा। बी और डी इसमें गलत है। ए और सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें राइट है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता है। देवी देवताओं के समक्ष समर्पण पर जोर था। भक्ति मार्ग अपनाने वाला का यह मानना था कि यदि अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उसे देखना चाहते हैं। फिर भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। वे ईश्वर के प्रति सच्ची लगन और भक्तिगत व्यक्तिगत पूजा पर बल देते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 38 में। इसमें दिया गया है इसमें दिया गया है मेघदूत ये पुस्तक है और लेखक मेघदूत के लेखक कौन है तो कालिदास हैं। हर्षचरित्र के कौन है तो बाणभट्ट हैं। और आर्यभट्टियम के कौन है तो आर्यभट्ट हैं। और सुश्रुत संहिता के कौन है तो सुश्रुत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेघदूत एक मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है जिसकी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। इसमें एक यक्ष और उसकी प्रेमिका की विरह का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर उसके बाद आता है आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने प्रथम यानी कि 476 से 550 ईस्वी में की थी। यह संस्कृत भाषा में आर्य छंद में काव्य रूप से रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता जो कि पुस्तक सुश्रुत इसके लेखक हैं शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर होगा ये सूरदास की साहित्य लहरी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सूरदास जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी वल्लभाचार्य के शिष्य तथा कृष्ण और राधा के भक्त थे। इनकी प्रमुख कृतियां सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के रूप में उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कांगड़ा चित्रकला का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कांगड़ा चित्रकला का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकार या कलाकारों के पलायन के बारे में चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। तो छात्रों को कांगड़ा चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। मुगल कलाकारों के पलायन के बाद कांगड़ा चित्रकला का विकास हुआ। भारतीय चित्रकला के इतिहास में मध्ययुगीन में विकसित पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली का विशेष स्थान है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि मध्ययुगीन समय या काल दिया गया है। विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां दी गई हैं। आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, ये जो कि लीला तिलकम का है, दूसरा सही है। कहानी सुनाना ये कथक है, कथक तीसरा सही है। विशिष्ट शैली ये जो कि घराने का है, चौथा सही है। लघु चित्रित ये रसमंजरी का है, तो पहला सही है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र ये लीला तिलकम, कहानी सुनना, कथक, विशिष्ट शैली, घराने और लघु चित्र रस मंजरी का। लीला तिलकम जो कि ये 14वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा ग्रंथ है। कथक में नृत्यकों के माध्यम से कहानियों को व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में पद्मश्री डॉक्टर पुरु दधीच श्रेष्ठ कथक नृत्य गुरु हैं। घराने वंश परंपरा को व्यक्त करती है जो कि विशिष्ट कला से संबंधित है। रसमंजरी के रचनाकार भानुदत्त हैं। ये लघु चित्र प्रायः कपड़े पर बने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि हम्पी के बाजारों में मूरो यानी कि मुसलमान सौदागरों के लिए
सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। तो ये भी इसमें सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्योंकि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था तथा हम्पी के बाजारों में मूरों यानी कि मुसलमानों सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम था। चेट्टो और यूरोपीय व्यापारियों को जमघट लगा रहता था। हम्पी के यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह 1336 से 1365 ईस्वी तक शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 है कि नए सम्राट और साम्राज्य। नए सम्राट और साम्राज्य, आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा संस्कृत में। संस्कृत में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा संस्कृत में। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत भाषा में रचित हर्षचरित के नाम से लिखी है। यह पहला गद्य काव्य लिखने का प्रयास था। यह पहला गद्य काव्य लिखने का प्रयास था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपी में मुगलों को चुनौती दे दी। सैनिक अधिकांश रूप से किसी समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। ये किस समुदाय से थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा कुनबियों। कुनबियों ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कुनबियों से ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय भारत में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से कुनबी समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उसके साम्राज्य विस्तार में उत्पन्न हुआ था। शिवाजी जो कि 1627 से 1680 ईस्वी में शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी समुदाय के लोगों ने मराठा सेना की मुख्य आधार बन गए और 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य के काफी विस्तार हुआ। उसने सैन्य सैन्य यानी कि धीरे धीरे और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। तो किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है? तो ये रवि कीर्ति और जुआन जैंग। ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों सही है। फान जियान ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रवि कीर्ति और जुआन जैंग लेखकों ने हर्षवर्धन के विषय में कुछ लेख लिखे थे। राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वह पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी कन्नौज थी। यह एक हिंदू थे। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के महान शाखा को ग्रहण किया। नोट इसमें चीनी यात्री वेनसांग ने अपने लेख में राजा हर्षवर्धन कार्यों की प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा राखी। राखी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा राखी। राखी व्यवस्था के तहत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि कित्तूर की ब्रिटिश विरोधियों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कित्तूर आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व कित्तूर कर्नाटक
रियासत की रानी चिन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में किया था। यह एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान में स्थित है। तो ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का शासन वर्तमान छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर जो कि 17वां आक्रमण था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं को इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेना था। इसने इस्लाम के प्रसार तथा धन की लालसा से भारत पर कई आक्रमण किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि गढ़कंटका के गौंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गढ़कंटका के संबंध में बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने के धन कमाया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गढ़कंडका का गोंड एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को उसका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने बेशक कीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिया। गढ़कंडका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चला रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया, जो कि ये क्या है? सही है। बी में कहा जा रहा है कि उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, तो ये भी सही है। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के उन्हें संरक्षण प्रदान किया, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उन्हें भाग्य में शासन करना था और राज्य करेगा खालसा। ये भी क्या है? इसमें सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है। चारों ऑप्शन सही है। इसका कोई भी ऑप्शन चारों में नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों की उपज का 20% कर के रूप में लिया। बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा से प्रेरित किया तथा शासन के उनके भय में है, राज करेगा खालसा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कन्नौज नगर निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंशों के बीच में वाद विवाद केंद्र बिंदु था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर कन्नौज उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ एवं कानपुर के मध्य स्थित है। इसकी प्राचीन नाम कन्यकुब्ज, कुश स्थल और गांधीपुर तथा कन्नौज का वैभव 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जबकि हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष 783 ईस्वी से 915 ईस्वी तक चलता रहा। कन्नौज पर हर्ष के पश्चात राष्ट्रकूटों, गढ़वालों एवं प्रतिहारों ने शासन किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में
इसमें कौन सा कथन सत्य है? ए और बी दिया गया है। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, जो कि सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, तो ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 में हैदर अली की विजयी हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मैंगलोर की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान ने एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे की विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों के सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने 1787 में यादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जो कि ये प्रतीक था वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू ने स्वयं को जैकलुबिन क्लब का सदस्य बना और उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन बी दिया गया है। इसमें आपको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। कथन ए में कहा जा रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जो कि सही है। कथन सेकंड में कहा जा रहा है कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिसका उपयोग व्यापारियों ने किया। ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों इसमें सही है, किंतु इसका व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों सही है, परंतु दूसरे का एक कथन संबंधित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण ने चीनी से रोमन को जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। वे लंबे समय से सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। इनका उपयोग व्यापारियों ने किया था। बिम कन्फ्यूशस पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प को चुनिए। इसमें कथन पहला और कथन दूसरा दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जो कि ये सही है। सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की आवश्यकता थी और सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे। इस प्रकार ये दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। सम्राट राजाओं से बड़े होते थे और उनकी रक्षा की बड़ी सेना की जरूरत होती थी। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों पर सम्राट के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था और इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों में किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। इसमें कहा जा रहा है कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, जो कि सही है। गजनी का सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहा था। ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का कारण है। इसमें दिया गया कि किताब उल हिंद महमूद गजनवी के दरबारी कवि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अलबरूनी ने तत्कालीन भारत से लेकर के प्राचीन भारत का अरबी भाषा में जीवंत वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, रूढ़ियां, परंपराओं, भारतीयों के अहम की चर्चा की है। इसमें विज्ञान व खगोल शास्त्र का वर्णन है। समय की माप को लेकर के वह भारतीय ज्ञान को सनकी कहता है। अच्छी जानकारी के बावजूद कुछ त्रुटियां किताब में है, जो कि दरबारी लेखन के कारण रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। तो सातवाहन के लिए इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो सातवाहन शासक दक्षिण पथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सातवाहन शासक दक्षिण पथ के अधिपति के रूप में जाने जाते हैं। यह वक्तव्य सातवाहनों के संबंध में सही है। दक्कन और मध्य भाग में मौर्य के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए।
पुराणों में सातवाहन को आंध्र कहा गया है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य भी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे से निर्मित थे, जो कि दक्कन में पाए गए थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, मराठा सेना के मुख्य आधार प्रदान करने वाला कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा, इसको कुणबी कहा जाता था। कुणबी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कुणबी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को कुणबी कहा जाता था। कुणबी या कुर्मी पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों के लिए लागू एक सामान्य शब्द है। इस वर्ग के लोग मुख्यतः महाराष्ट्र के राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कुणबी लोग अन्य पिछड़ा वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर नंबर 12 है दिल्ली के सुल्तान। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।